हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स, जिसमें हमने उनके जो बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें से एक सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं और वो सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्स ने 3 परिस्थितियों का वर्णन किया था और मार्क्स ने ये समझाया था कि इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद नामक 3 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। वाद वो स्थिति है जिसमें समाज में सामान्य जीवन चल रहा होता है और उस सामान्य जीवन के अंतर्गत जो भी कार्यवाहियां होती हैं उन समस्त कार्यवाहियों में जो भी सामान्य जीवन चल रहा है वो हमें सब कुछ सामान्य सा ही नजर आता है और सामान्य स्थिति को ही मार्क्स ने वाद का नाम दिया। दूसरी स्थिति प्रतिवाद है, जो वाद के बाद की स्थिति है। वाद में जो सामान्य परिस्थितियां चल रही हैं उसके विरोध में दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे प्रतिवाद कहा गया है, जो वाद के बिल्कुल अपोजिट होती है और इस अपोजिट का थोड़े समय तक ये चलती रहती है। ये वाद से ज़्यादा प्रगतिशील और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्थिति है। ये स्थिति कभी दिखाई नहीं देती क्योंकि सामान्य स्थिति है वाद, लेकिन जो प्रतिवाद है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उस परिस्थिति के बाद कुछ समय तक ये प्रतिवाद चलता रहता है और उसके बाद में एक और स्थिति आ जाती है और वो प्रतिवाद का प्रतिवाद ही होता है जिसे मार्क्स ने संवाद का नाम दिया है। तो संवाद वो तीसरी स्थिति है जो वाद प्रतिवाद के विरोध में जब प्रतिवाद का प्रतिवाद उत्पन्न होता है जिसे मार्क्स ने संवाद कहा है और इस संवाद में उन्हें वाद के ही बीच होते हैं। तो मार्क्स ने जो ये 3 प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया है वो एक सिद्धांत दिया है, उसकी आज आलोचनाओं पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। आज हम उसकी आलोचना, उस सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सिद्धांत के साथ साथ आलोचनाओं को भी हम उतनी ही गंभीरता से पढ़ते हैं जितना कि हम सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो पहली आलोचना है अत्यधिक अस्पष्ट। जैसा कि मार्क्स ने बताया था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो काल्पनिक स्थिति का वर्णन मार्क्स ने किया था वो पूर्णतः अस्पष्ट थी कि वाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आता, इसे समाज में हम किस रूप से प्रदर्शित करें वो उसने नहीं बताया। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जब सामान्य स्थिति हमको नज़र नहीं आ रही तो उसका विरोध हमें कैसे नज़र आएगा कि विरोध क्या है। तो इस तरीके से ये जो काल्पनिक परिस्थितियों का वर्णन मार्क्स ने किया है वो पूर्णतः ही अस्पष्ट है, अत्यधिक अस्पष्ट है। ना मार्क्स ने किसी सिद्धांत में इसकी पूर्ण स्पष्टता जाहिर की है। दूसरी आलोचना है सत्यता संदिग्ध है कि मार्क्स की सिद्धांत की जब हम आलोचना के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मार्क्स ने जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति का वर्णन किया है वो स्थिति में सत्यता संदिग्ध है। सत्यता क्यों संदिग्ध है? क्योंकि मार्क्स ने चने के पौधे का जो उदाहरण दिया था तो चने के पौधे का जो परिवर्तन का क्रम है वो एक प्राकृतिक अवस्था है और उस प्राकृतिक अवस्था का जो तुलना है उन्होंने इस समाज से की है, समाज की समस्याओं, समाज के परिवर्तन के नियम से की है। वो बहुत ही तुलनात्मक स्थिति उसकी नहीं हो सकती। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो सामान्य स्थिति समाज की है उसकी तुलना प्राकृतिक चीज़ों से हम करें तो इसमें सत्यता संदिग्ध है। कोई आवश्यक नहीं कि वाद का प्रतिवाद होगा ही होगा और प्रतिवाद का भी यदि प्रतिवाद उत्पन्न होता है तो उसमें वाद जैसे बीज उत्पन्न होंगे। तो जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन चने के पौधे से हुआ है वो प्राकृतिक अवस्था है, उसमें निश्चितता है कि उसमें चने का पौधा बीज बोया है तो चने का ही फल प्राप्त होगा। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत में जो
समाज पर लागू होता है उसमें संवाद में वाद के ही बीज होंगे, इस बात में कहीं कोई सत्यता नजर नहीं आती। तो ये पूर्ण तरह से संदिग्ध अवस्था है, आलोचकों का ऐसा मानना है। अगली आलोचना है अत्यधिक भौतिकवादी कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में वाद प्रतिवाद और संवाद की जो कल्पना की है उन स्थितियों में वो भौतिकतावाद के काफ़ी करीब है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चीज़ें भौतिक होने की वजह से कहीं से भी खरीदी जा सकती है। खरीदना बेचना व्यापार का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी सामाजिक परिस्थितियों का इस तरीके से भौतिकवाद की ओर बढ़ना ये एक दुष्कर कार्य है। तो इस तरीके से मार्क्स का ये सिद्धांत अत्यधिक भौतिकवाद के करीब जाता है, जो ना तो प्राकृतिक चीज़ों की ओर पूर्ण रूप से दृढ़ है प्राकृतिक अवस्था की तरफ से, और ना ही भौतिक चीज़ों की कृत्रिम चीज़ों को उसने ज़्यादा महत्व दिया है, और वही अत्यधिक भौतिकतावाद की उसे काफ़ी करीब ले जाता है। मार्क्स के सिद्धांत की अगली आलोचना है भौतिक दृष्टि से नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण। मार्क्स का ये सिद्धांत नैतिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? क्योंकि इस सिद्धांत में जब हम देखते हैं तो नैतिकता का एक तरह से पतन होता है। क्या जरूरी है किसी भी वाद की या सामान्य स्थिति का विरोध होना? तो क्या नैतिकता बताती है हमें कि हर परिस्थिति का विरोध होगा ही होगा? तो ये नैतिकता का एक पतन है, नैतिकता का ह्रास होता है। तो मार्क्स अपने इस सिद्धांत में नैतिकता का जो दृष्टि है उस दृष्टि से काफ़ी दोषपूर्ण नजर आता है। अगला ये सिद्धांत की आलोचना है खतरनाक। यदि वाद प्रतिवाद और संवाद की परिस्थितियों को वास्तविक मान लिया जाए कि ऐसा ही होता है समाज में, तो आज समाज की ये जो वर्तमान स्थिति हमें नजर आती है शायद वो नजर नहीं आती। ये तो खतरनाक साबित हो जाता है कि क्या आज हम उन्हें वापस अपने पुरातन काल में जा सकते हैं? तो ये पुरातन काल में जाना असंभव है। तो मार्क्स का ये सिद्धांत यदि ऐसा हो जाता है तो पुनः खतरनाक साबित होता है। तो इस तरह से मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत की परिकल्पनाओं को जहाँ काफ़ी बेहतर माना गया है, सामान्य स्थान पर सामान्य परिस्थितियों में ये सारी परिस्थितियाँ देखी जा सकती है, लेकिन हर रूप के लिए इस चीज़ को कदापि सत्य नहीं माना जा सकता। इसकी सत्यता में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति नजर आती है।